न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। सो अभी तक इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारे फॉरेस्ट का किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया और फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको परेशान किया, उनको उनकी ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर किया, किस तरीके से उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने फिर अंग्रेज़ों का विरोध भी किया। अब धीरे-धीरे करके अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि वो बहुत बड़े लेवल पे हमारे रिसोर्सेज़ को काटे जा रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट को काट रहे हैं और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उनको समझ आ रहा था कि किस तरीके से अब डेवलपमेंट की ज़रूरत है फॉरेस्ट्री में, कि जंगलों को भी अब थोड़ी देख-रेख की ज़रूरत है। अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन कि वो जिस तरीके से जितनी तेज़ी से जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो थोड़े ही देर के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जंगल पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। So, since the 1980s, governments across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forests has resulted in many conflicts. तो 1980s से ही जो गवर्नमेंट्स हैं एशिया में, अफ्रीका में, अब एशिया एंड अफ्रीका ही स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। बहुत सारे ऐसे एशियन नेशंस थे, जैसे कि हमने इंडोनेशिया की बात की, इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको कि ब्रिटिशर्स ने और जो दूसरे यूरोपियंस हैं उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। सिमिलरली अफ्रीका में भी बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने जगहों को कॉलोनी बना रखा था। तो 1980 से धीरे धीरे करके इन लोगों को समझ आने लगा था कि हम ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का सिस्टम चला रहे हैं और हम जो ये पॉलिसीज ला रहे हैं जिनकी वजह से हम जंगलों में रहने वाले लोग, जो जंगलों की कम्युनिटी हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम जंगलों से बाहर चले जाओ। तो इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो विलेज हैं या फिर जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, वो इनका विरोध कर रही हैं और बड़े लेवल पे जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म भी होते जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। अब जब शुरू-शुरू में ये अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हमारे यहाँ के जंगलों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। मतलब एक साथ लगातार पेड़ों को काटा जाने लग गया और मतलब ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है और ये सारे सिस्टम उन्होंने आके लागू कर दिए और जितना हो सके उतना टिम्बर, उतने रिसोर्सेज उन्होंने यहाँ से लेके अपने काम के लिए इस्तेमाल किए और यूरोप भेजे। बट धीरे-धीरे करके अब उन्हें लग रहा था कि भई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गोल है वो हमारा अब ये होना चाहिए कि कैसे इन फॉरेस्ट को हम कंज़र्व करें, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम जंगलों को काटते रहेंगे तो फिर एक टाइम के बाद हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये जंगल नहीं बचेंगे। The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. तो अब गवर्नमेंट को क्या समझ आया कि अगर हमें क्या करना है, जंगलों को कंजर्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जंगलों में लोग रह रहे थे, जो जंगलों की कम्युनिटी हैं, उन्हें हमें वापस से जंगलों में लाना होगा, बल्कि इस काम में इन्वॉल्व करना होगा। अब पहले जंगलों का पहले क्या हो रहा था कि जैसे अंग्रेज क्या कर रहे थे जंगलों के साथ कि जैसे हमारे यहाँ के जंगल थे वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थे, और जिस तरीके से ये लोग चल रहे थे, जिस लेवल पे ये लोग जंगलों को काट रहे थे, वो एक तरीके से ऐसा था कि एक साथ उस सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को मार देना था। बट अब इनको समझ आ रहा था कि हमें उस जो मुर्गी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें थोड़ा थोड़ा करके वो सोने का अंडा हर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब वो चीज़ इन्हें करनी थी। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? तो ये अंग्रेज़ तो खुद अकेले वो सारा काम करने को रेडी नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो कम्युनिटीज़ थी, जो हमेशा से उन जंगलों को देख-रेख कर रही थी, उनकी प्रोटेक्शन कर रही थी, उन्हें इन्वॉल्व करना होगा, तभी जाके जंगल जो हैं वो कंज़र्व हो पाएँगे। In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villages protected them in sacred groves known as sarnas, Devrakudu, Kan, Rai, etc. अब इंडिया में जब तक ये ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमें पता है कि कितने अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के जंगल जो है वो बने हुए थे। अब ज़्यादातर जगहों पे जैसे मिज़ोरम से लेके केरला तक ज़्यादातर जो जंगल हैं वो इसीलिए सर्वाइव किए, इसी तरीके से वो बने हुए थे क्योंकि उन जंगलों में रहने वाली जो विलेजेस हैं या उन जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। वो उन्हें एक तरीके से सेक्रेड मानते थे, पवित्र मानते थे और जंगलों को क्या बोलते थे, सरनास, देवरकुडू, कान, राई, इस तरीके से वो उनको बहुत ही पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे।
Some villages have been patrolling their own forest, with each household taking it in turns instead of leaving it to the forest guards. अब बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो इसलिए बचे रहे, इसलिए वो सर्वाइव किए, क्योंकि जो जंगल की कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे, सब कुछ उनके भरोसे नहीं छोड़ा। तो जो आसपास के विलेजेस हैं, उन्होंने क्या किया कि मान लो विलेज में 10 गांव हैं, 10 घर हैं, और हर एक घर की टाइम टू टाइम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो जंगल की देखभाल करेगा। कि मान लो आज इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जंगल की पेट्रोलिंग करेगा। पेट्रोलिंग मतलब उसका एक तरीके से दौरा करना, उसको चारों तरफ से देखना कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो एक दिन इस घर की होगी, फिर दूसरे दिन इस घर की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से टर्न वाइज हर एक जो हाउस होल्ड है, हर एक जो घर है, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि जंगल की देख रेख करनी है। और ये लोग सब कुछ फॉरेस्ट गार्ड के भरोसे नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट गार्ड जो है वो खुद करप्ट होते थे। वो खुद, अगर कोई पर्सन है उनसे बोलेगा कि हमें लकड़ी काट के जाने दो, हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, तो वो मान जाता, बहुत ही आसानी से मान जाता। तो इसीलिए जो जंगल के लोग हैं वो इस तरीके के फॉरेस्ट गार्ड पर विश्वास ना करके खुद अपने जंगलों की देखरेख करते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट्स। अब जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, जो जंगलों के आसपास या जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज हैं वो, और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने जंगलों को सेव करना है, उन्हें कंजर्व करना है। क्योंकि अब अंग्रेज तो चले गए, बट फिर भी हमारे जंगल जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। जब अंग्रेज थे तब तो हमने सारा इल्ज़ाम अंग्रेज़ों के सर डाल दिया कि हाँ, अंग्रेज़ों की वजह से हमारे जंगल जो हैं वो कम हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। बट अब क्या, अब तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो जा चुके हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फिर भी काफ़ी बड़े लेवल पे हमारे यहाँ सिचुएशन ख़राब है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने फॉरेस्ट को, अपने रिसोर्सेज को सही से कंज़र्व करें, उन्हें मैनेज करें, ताकि जो ये रिसोर्सेज हैं वो बने रहें। अदरवाइज़ जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो सही से बारिश नहीं होगी, बहुत सारे स्पीशीज नहीं रहेंगे जानवरों के, पौधों के, तो बहुत सारी जो कंडीशंस है वो खराब हो जाएंगी, और अल्टीमेटली हमको उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। So with this we have come to the end of our chapter number 4 of class 9th history. I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.